हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आने वाले एग्जामिनेशन में एक बेहद आपके लिए सहायक साबित होंगे। तो ये है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम और आप एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलते हैं एक छोटी सी व्याख्या के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर असम में। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि असम में तो आपको देखने को मिलता है काजीरंगा। ठीक है, उड़ीसा में मिलेगा आपको भितरकनिका, और एक और है, कमेंट करके बताइएगा। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू। ठीक है, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये है आपका गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। हालांकि एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इसमें, इनमें जो ऑप्शन है इन्हीं से बन जाता है कि क्वेश्चन कि ये जो वन मानसूनी वन है या सदाबहार वन है, ये कौन से वृक्ष इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा है कि साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के, या फिर मानसूनी वन के, या फिर शंकुधारी वन के, या फिर डी कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो शंकुधारी वन आते हैं इसमें मरुस्थलीय वन आते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। ठीक है, और जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं इसमें महोगनी हो गया, स्पेशली जो आते हैं महोगनी हो गया और एबोनी हो गया, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। लेकिन जो शाल, सागौन और शीशम के वृक्ष आते हैं वो आते हैं आपके मानसूनी वन में। किस में आते हैं? मानसूनी वन में। क्वेश्चन तीसरा है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके यूपी में कि रेंडियर जो है 21 बायोम का जंतु है। जो रेंडियर है 21 बायोम का जंतु है। सवाना बायोम का, या फिर टुंड्रा बायोम का, या फिर जलीय बायोम का, या फिर कोई नहीं। दोस्तों मैं एक अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया है जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम से पूछा जाता है कि जलीय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको एक्वाटिक कहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नहीं है या जलीय नहीं है। रेंडियर एक टुंड्रा बायोम का जंतु है। किसका? टुंड्रा बायोम का जंतु है। कौन सा? रेंडियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ये सारे जो भी क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए हल करते हुए चलिएगा। दोस्तों पूछा है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। गुजरात में अवस्थित है, या फिर बिहार में अवस्थित है, या फिर गोवा में अवस्थित है, या फिर राजस्थान में। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे सरिस्का हो जाता है, रणथंभौर हो जाता है, केवलादेव हो जाता है। ये राजस्थान में आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य होता है इसको पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा गया है। ठीक है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य को। और बिहार में एक इम्पॉर्टेंट आता है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आता है। लेकिन जो महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी अवस्थित है कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन कि बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की अधिक संभावना होती है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की अधिक संभावना है। श्वास संबंधी रोग, रक्त कैंसर संबंधी रोग, या फिर यकृत रोग संबंधित, या फिर कोई नहीं। तो जो श्वास संबंधी रोग होता है उसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो ये है नहीं। लेकिन जो बेंजीन के कारण जो रक्त होता है, जो मतलब जो रोग होता है उसमें अधिक संभावना होती है कि रक्त कैंसर होने की अधिक प्रबल संभावना है। ठीक है, बेंजीन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पूछा है कि IUCN का मुख्यालय या स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि 1948 इंग्लैंड में,
1972 नैरोबी में, या फिर 1961 इंग्लैंड में, या फिर 2001 स्टॉकहोम। तो वो अगर हम स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ था, मतलब जो लास्ट हुआ था वो 2001 स्वीडन स्टॉकहोम में, ठीक है। और जो 1961 इंग्लैंड में हुआ था, ये हुआ था WWF का मुख्यालय, यानी WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। लेकिन जो यूनेप का होता है, यूनेप का मुख्यालय वो है नैरोबी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। लेकिन आपसे पूछा गया कि IUCN की स्थापना मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। पूछा है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मैनोमीटर, लक्स मीटर, कैरेटोमीटर, या फिर ब्यूटेरोमीटर। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्यूटेरोमीटर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हम स्पेशली दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए हम करते हैं ब्यूटेरोमीटर का उपयोग, ठीक है। और जो लक्स मीटर होता है बेहद इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है, लक्स मीटर से। लेकिन अगर हम सोने की शुद्धता को किससे मापते हैं? वो मापते हैं हम कैरेटोमीटर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणों का, बी गामा किरणों का, या फिर पराबैंगनी किरण का, या फिर औरक विकिरण का। देखो जो औरक विकिरण होता है ना, इसमें हम स्पेशली टीवी के जो रिमोट का उपयोग करते हैं वो औरक विकिरण से करते हैं, है ना। और जो गामा किरण का, अच्छा पूछ लिया जाए कि गामा किरण के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे हेनरी बैकुरेल। और यक्स किरणों का आविष्कारक कौन थे? रॉन्टजन थे। और पराबैंगनी किरण का स्पेशली हम उपयोग किस में करते हैं? उसमें करते हैं चिकित्सा में, ठीक है। लेकिन जो यक्स किरण होता है वो क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं यक्स किरणों का, ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या फिर अपवर्तन पर, या फिर प्रकीर्णन पर। तो चाहे पूछा जाए मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर होता है, या पूछा जाए ऑप्टिकल फाइबर, उन दोनों का राइट ही होगा आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उत्तर प्रदेश एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देखो मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी तो कौन सा है, तो वो हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है। अगर सबसे पूछा जाए पश्चिमी जिला, जो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो हो जाएगा शामली। कहाँ पे? शामली, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी हो जाएगा बलिया। और अगर सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो हो जाएगा सोनभद्र। यानी अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो होता है सहारनपुर, अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो हो जाता है सोनभद्र, अगर सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाता है तो हो जाता है शामली, अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाता है तो हो जाता है बलिया, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है एक, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो हो जाता है चौथा। तो पहला है राजस्थान, है ना, ठीक है। और दूसरा है क्या? मध्य प्रदेश। और तीसरा है महाराष्ट्र। और चौथा हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक।
टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर, है ना। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बस हम कुछ चीज़ें बता ही देते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। और उत्तराखंड में होता है जौनसारी जनजाति। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो होती है जौनसारी जनजाति। और गारो पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बताइएगा, ठीक है। और तराई क्षेत्र में तो सबसे मेन वही है अपना उत्तर प्रदेश का, जो सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। क्वेश्चन 13 है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, अरुणाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का। देखो, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो हो जाता है बिहार का। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है तो होता है अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है तो हो जाता है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किसका है तो वह है सिक्किम का। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है तो उत्तर प्रदेश का और सबसे कम सिक्किम का। ठीक। अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सॉरी 2 बार गुजरात हो गई, कोई बात नहीं। अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में। क्वेश्चन नंबर 15 कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, वाराणसी में, लखनऊ में, कोलकाता में। ठीक। तो लखनऊ में तो जो है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, और जो कोलकाता में है यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। और वाराणसी में ही है लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन का है, न्यू मंगलोर का है, विशाखापट्टनम का है, मुंबई का। अगर ऐसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा तो हो जाता है मुंबई। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो हो जाता है विशाखापट्टनम। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, डिगबोई, असम, बॉम्बे हाई। देखो, जो बॉम्बे हाई है ना, वहाँ प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई, वो है डिगबोई, असम। ठीक है, डिगबोई, असम। तांबा का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में होता है? तो देखो, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन अगर ऐसा पूछा जाता है तो हो जाता है मध्य प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक भंडार पूछा है तो हो जाता है राजस्थान में। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक भंडार होता है राजस्थान में। ठीक है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, कुटियाट्टम केरल में, आंध्र प्रदेश में, या कोलकाता में। तो कोलकाता में तो चाय बोर्ड है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में गुंटूरू आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड अवस्थित है। और जो रबर बोर्ड अगर पूछा जाए तो होता है कुटियाट्टम केरल में। लेकिन कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। देखो, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा भले कम हुआ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 4-4, 3-3 क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है। इस हिसाब से अगर हम 20-21 क्वेश्चन लेकर आए होंगे तो आपके 60 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है।
पूछा गया कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं, 15 होते हैं, 30 होते हैं, 22 होते हैं। देखो, अगर लोक लेखा समिति में पूछा जाता है कुल कितने सदस्य होते हैं तो हो जाता है 22। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछे कि लोक लेखा समिति में लोकसभा की कितनी सदस्य होती है तो होती है 15। अगर उसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं तो होती है 7। इसी हिसाब से 15 और 7 कितना होता है? 22, है ना। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो 30, वो भी टोटली लोकसभा के होते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, पहली बात तो क्वेश्चन इसी में 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि 3 भाषाएं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से। ठीक है, 3-4 उसी में हो गया। अरे क्वेश्चन और है, तो इनमें से कौन सी थी नहीं थी? संथाली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये संथाली नहीं जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 92 संशोधन द्वारा। ठीक है, 92वां, उसमें जोड़ी गई थी 4 भाषा। कौन सी थी? मैथिली थी, संथाली थी और बोडो डोगरी थी। लेकिन 71वें संविधान संशोधन और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो खैर, क्वेश्चन होता समाप्त। आप सभी को अच्छा लगता है तो थैंक्स। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।